नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। और आज सोने की कीमतों ने पूरे देश में इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है कि सर्राफा बाजार और शेयर मार्केट जो है वो किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। रिकॉर्ड तोड़ जो सोने के दामों में जिस तरह का हम देख रहे हैं, पूरा देश में इसी को लेकर चर्चा हो रही है। और बजट से पहले इसके क्या मायने हैं, हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है जिसमें इंद्रजीत सिंह, एसोसिएट एडिटर, हमारे मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एपी शुक्ला जी शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। सुनील शाह शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। आप राघव चतुर्वेदी जी, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बाजार की समझ पकड़ सब रखते हैं। धीरेश कुलश्रेष्ठ जी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत सिंह जी से शुरुआत करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, क्योंकि मुंबई में है और पूरे देश में आज बजट के बाद गिरेगा या चढ़ेगा शेयर बाजार, ये सवाल उठ रहा है। उत्तरकाल में गोल्ड की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। बजट के बाद क्या होगा, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश है हमारी। और हर दिन हमारी यही कोशिश होती है, सर्राफा बाजार और शेयर मार्केट में कितनी तेजी आएगी। बाजार हमेशा ही बजट से पहले और बजट के बाद जिस तरह से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है। इंद्रजीत सिंह जी, आज की तस्वीर क्या बता रही है? जी बिल्कुल मीना जी, बाजार क्या रिएक्ट करेगा वो तो बजट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह का बजट होगा उसी तरह से बाजार रिएक्ट करता है। और खास बात यह है कि इस बार शनिवार को भी बाजार खुला रहेगा, इसलिए बाजार पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लगातार चढ़ता जा रहा है। सिर्फ इस महीने की अगर जनवरी से कुछ दिनों की बात करें तो 4,400 तक मुंबई के मार्केट में गोल्ड चढ़ चुका है। तो इस समय अगर गोल्ड की कीमत की बात करें तो मुंबई में 83,400 रुपए के करीब प्रति 10 ग्राम गोल्ड हो गया है। तो जब भी देखा जाता है कि शेयर मार्केट में थोड़ी स्थिति डवाडोल होती है, तो जो बड़े निवेशक होते हैं, कुछ निवेशक सोने में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और ग्लोबली कारण भी होता है, सोने की डिमांड ग्लोबली भी बढ़ी है। इसके अलावा फेडरल बैंक में जिस तरह से ब्याज दरों में बदलाव के संकेत थे, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। ये कई सारे रीजन हैं कि लगातार अब सोना चढ़ता जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा मीना जी कि किस तरह का बजट आता है, क्योंकि बजट में अगर पिछले कुछ महीनों के अगर शेयर बाजार के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो देखेंगे कि जो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं लोगों की का जो इंटरेस्ट है थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको लेकर जो निवेशक हैं उनका भरोसा थोड़ा डगमगा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, शेयर बाजार काफी चढ़ चुका था। हमारे साथ इतने सारे एक्सपर्ट हैं, हमसे ज्यादा बताएंगे। सुनील जी हैं, इसके अलावा एपी शुक्ला जी हैं, ये लोग ज्यादा बताएंगे हमसे कि क्या हो सकता है। लेकिन बाजार संभावनाओं का खेल है, जिस तरह का बजट होगा उस तरह की संभावनाएं होंगी। अगर बजट अच्छा रहा, बाजार के हक में रहा, तो निश्चित तौर पर बाजार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खास बात यही है कि इस बार शनिवार को भी बाजार खुला रहेगा। जी, सुनील शाह शेयर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं और समझ में आ रहा है उनको देख कर कि उनका अनुभव हमें और ज्यादा बेहतर बता सकता है, जैसा इंद्रजीत सिंह जी ने भी कहा। तो सुनील शाह जी, इस वक्त मार्केट की जो स्थिति है और सोने की कीमतें में, गोल्ड की कीमतों में, दोनों में रिश्ता क्या है, ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। देखिए, पहली बात तो ये है, एम आई ऑडिबल? जी जी जी। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि कोई भी आप निवेशक देख लीजिए कि वो पहले क्या कहेगा कि मैंने 5 रुपया बचाया है, अब वो 5 रुपया मैं कहाँ लगाऊं जहां पे मुझे हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा। तो जहां पे उसका परसेप्शन है या जहां पे उसका जो फाइनेंशियल प्लानर बोलता है वहां पे वो पैसा चला जाता है, क्योंकि उम्मीद यही है कि हाईएस्ट रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। तो आज तक गोल्ड के बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर शेयर बाजार में कुछ महीनों से थोड़ी नरमाई दिखती है तो उस तो वहां से पैसा थोड़ा निकल के ये लाजमी है कि गोल्ड में जाएगा। दूसरी बात, फिलहाल शेयर बाजार पे लोकल रीजन से ज्यादा इंटरनेशनल जो सिनारियो है उसका शेयर बाजार के वैल्यूएशंस पे इम्पैक्ट आ रहा।
और हालांकि आपने जरूर बताया कि बजट नजदीक है, बजट परसों है, बजट का इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन बजट के लिए अगर जो जब सवाल किया जाएगा तो उसके बारे में मैं यही बताऊंगा कि अब बजट जो है उसका जो रेलेवेंस है वो थोड़ा सा कम इसलिए हो गया है कि जो हम्म। इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो हम्म। इसमें से निकल गए जाते हैं। अब जी रहा जी। सवाल, हाँ, तो डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट पब्लिक कैपेक्स क्या होगा और डेफिसिट क्या होगा, तो ये तीन चीजें माने रखते हैं, उसके ऊपर से बाजार का चाल लगेगा। ठीक है। ऐसे में एपी शुक्ला जी, ये जो एक तरफ गोल्ड की कीमतों को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, शोर शराबा है, एक शादी का सीजन भी इसमें कोई फैक्टर है? डेफिनेटली शादी का सीजन जो है वो फैक्टर करता है, पर्टिकुलरली अपने इंडियन मार्केट के लिए। और इस सीजन में आप देख रहे हैं करीब ये था कि करीब 4 लाख शादियां हैं इस साल में। तो वो शादियों में, हर शादी में कुछ ना कुछ गोल्ड का लेना देना तो रहता ही है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है इंटरनेशनल, इसमें जो प्राइसिंग तय होती है वो इंटरनेशनली होती है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कुछ कंट्रीज को छोड़ दें तो बाकी सब जगह पे उथल पुथल मचा हुआ है। और ट्रम्प साहब जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं यूएस के, उनके ट्वीट से तो और ज्यादा खलबली मार्केट में मच जाती है। कभी बोलते हैं हम सुबह को ये टैरिफ लगा देंगे, शाम को फिर वो रिवर्स हो जाता है, या एक दिन बाद। तो ऑलवेज वो क्या चाहते हैं कि कोई भी कंट्री है जो उनके टेबल पे या उनके कहने के अनुसार चले। अभी सारी कंट्रीज तो ऐसा कर नहीं सकती हैं, सब अब इंडिपेंडेंट हैं, सबके अपने इकोनॉमिक्स है, और हर कंट्री अपने हिसाब से देश को चलाती है जो वहां के शासक होते हैं। दूसरा, उनको ये रहता है कि हर कंट्री अपने जो उनके नागरिक हैं उनकी कितनी सहूलियतें उनको दे सके। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो आप देख रहे हैं कि जहां भी इलेक्शन हुए हैं इंटरनेशनल देशों में, वहां पे सरकारें दोबारा नहीं आई हैं। अपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा था, लेकिन हमारे यहाँ पे थैंक गॉड की तीसरी बार भी सरकार कंटिन्यू कर रही है, और लिबरल सरकार है जो लोगों के हितों की रक्षा कर रही है और डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। इंडस्ट्री को कैसे बढ़े, हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारा पर्टिकुलरली जो है हम आत्मनिर्भर कैसे हमारा देश रहे, और जो जरूरतें हैं लोगों की रेगुलर, उनको कैसे हम पूरा कर सके अपने सीमित संसाधनों में, और वो होता दिख रहा है। एपी शुक्ला जी, ये जो बात आप कह रहे, एक तरफ जरूरी बुनियादी जरूरतें हैं देश की, आम आदमी की, दूसरी तरफ शेयर मार्केट है, दोनों एकदम विपरीत ध्रुव है एक तरह से। तीसरी तरफ गोल्ड की कीमतें, ये आम आदमी की पहुंच से, आम मतलब जो जिसकी पहुंच से बाहर है सोना। एक आम आदमी में भी दो तीन तरह की कैटेगरी है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसके हाथ से सोना बहुत दूर की चीज है। उनके यहाँ शादियों में भी, जो 4 लाख शादियों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से कितनी शादियां ऐसी होंगी। डीडी गर्ग, संगठन मंत्री, सर्राफा कमेटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका गर्ग जी। ये इस समय जो सर्राफा मार्केट की स्थिति है, बजट से पहले किस तरह की चर्चाएं हैं, कितना उत्साह है, क्या सोच रहा है सर्राफा मार्केट बजट को लेकर, डीडी गर्ग जी? सर्राफा मार्केट देखो सोच रहा है कि वैसे तो ये जैसे कि बताया कि काफ़ी लिबरल सरकार है, और सोना न केवल अपने इन्वेस्टमेंट का साधन है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। आज किसी की भी आप देखेंगे, किसी के पास अगर मान लो जो रोज कमाने खाने वाला है, अगर वो कम से कम एक सोने की नोजपिन, मतलब कुछ ना कुछ सोने की जब जरूर लेता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और सर्राफा मार्केट ये उम्मीद करता है कि जो 3% जीएसटी इस पे लगा हुआ है वो मतलब 1% या मैक्सिमम 1.5% होना चाहिए, क्योंकि काफी कीमती धातु है, और उस पे अपने आप में 1% 1.5% भी मायना रखता है, और इसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिख के दिया हुआ भी है। जी, कितनी उम्मीद आपको लगती है इस वित्त बजट में निर्मला सीतारमन और देश के वित्त मंत्री से? हमको पूरी उम्मीद है कि ये 1% या मैक्सिमम 1.5% ही इसमें जीएसटी रहेगा। जी, और उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका असर क्या होगा मार्केट पर, सोने का जो इस समय शादी का सीजन है उस पर?
उससे सबको राहत मिलेगी ना, मतलब उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी ना हाँ खरीदारी हाँ, मैं वही में। पूछ रही हूँ, कितना हाँ, आप मान के चल रहे हैं कि उससे कितना उससे बाजार में उत्साह आएगा? बाजार में उत्साह तो बढ़ता ही है। जब भी कीमतें कम होती है या कुछ भी करेक्शन आता है तो मार्केट में खरीदारी एकदम से निकलती है। हम्म, ठीक है। राघव चतुर्वेदी जी, आपके पास आ रही हूं मैं, क्योंकि बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप शेयर मार्केट को भी देखते हैं, आप सराफा बाजार को भी देखते हैं, आम आदमी की पॉकेट को भी देखते हैं, और सरकार के द्वारा तैयार किए जाने वाले बजट पर भी आपकी नजर रहती है, ताकि आम आदमी को सलाह दे सकें। उसकी जो फिनेंशियल रिपोर्ट है उसमें आप कैसे, कहाँ, क्या कम बेसी कर सकें, ये सारी कैलकुलेशन जो है, यानी कि पूरे बाजार पर नजर जो आपकी रहती है इस वक्त शेयर मार्केट और सोने की कीमतें और बजट के आने के बस कुछ ही घंटे पहले की स्थिति जो है, किस तरह से देख रहे हैं आप? नमस्कार मैम, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। क्षमा चाहूंगा, थोड़ी सी नॉइजी प्लेस पे हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए, लेकिन कम समय में अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले दोनों तीनों चीजें जो अभी तक के डिस्कशन में सामने आई हैं उन पर बात कर लें। जैसा कि आपने कहा कि भाई एक आम आदमी का संसार और एक शेयर मार्केट और एक सोने की कीमतें, ये तीनों अलग अलग क्षेत्र में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट का जो रुख है वो एक देश की इकोनॉमी क्या रिप्रेजेंट कर रही है उसी को दिखाने वाला होना चाहिए। लेकिन ओवर द पीरियड ऐसा डिफरेंसेस आने लगे हैं कि मार्केट कुछ बोल रहा है, आम आदमी कुछ महसूस कर रहा है, गोल्ड कुछ बोल रहा है। तो पहले ये समझना आवश्यक होगा कि गोल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे अभी सर ने बताया, सराफा व्यापार के अध्यक्ष हैं, कि भाई मार्केट में जब भी कीमतें होती हैं डिमांड निकलती है, लेकिन असल बात यह आती है कि वो डिमांड निकल के पहुंच कहां जाती है। अभी कुछ समय पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं, गोल्ड की और सिल्वर की रेट्स डाउन हुई थी, लेकिन वो दोबारा वहां पहुंच गई। उसका कारण यह है कि हर आदमी सिर्फ अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोल्ड नहीं खरीद रहा है। गोल्ड इज परफॉर्मिंग ए असेट ऑफ हेजिंग अगेंस्ट एवरीथिंग। मतलब मार्केट में जो भी आपको खतरे दिख रहे हैं उनका एक सेफ हेवन गोल्ड है, जिसकी वजह से वो हमेशा ऐसी जगह जाके बैठेगा जो बहुत अलग होगी। लेकिन उसको एक पैरामीटर पे हम देख सकते हैं कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, किन्हीं भी वजहों से हो, जिसकी बहुत बड़ी वजह जो सर ने बताई कि ट्रंप जब से बैठे हैं कुर्सी पे, उनका खुद का नेचर है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जिसकी वजह से भी मार्केट में, क्योंकि यूएस के मार्केट को ही ऑलमोस्ट हर कंट्री का मार्केट जो उनसे कम डेवलप्ड है फॉलो करता है, तो उसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी है, आप कल का डाटा है 2 लाख करोड़ रुपए कैश है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के हाथ में, जो वो लेकर बैठे हैं, उन्होंने मार्केट से निकाल लिया है लेकिन अभी तक कहीं लगाया नहीं है। वो भी मौका ढूंढ रहे हैं कि जब भी उन्हें सही लेवल्स मिलेंगे एंटर करने के, वो मार्केट में एंटर कर जाएंगे। तो जब तक वो एंटर नहीं कर रहे हैं तो वो अलग अलग असेट्स में, क्योंकि वो पैसा हाथ में रखकर तो कुछ करना नहीं है, तो वो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं या ऐसे असेट्स की बाइंग कर रहे हैं जो हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। इस वजह से गोल्ड हाई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस पे। तो पिछले 25 वर्ष हुए हैं अब तक, जब से 1 फरवरी के दिन बजट आने लगा है, इन 25 वर्षों में 15 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट ने नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया है, और मात्र 10 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि 8 बार ही ऐसा हुआ है कि जब 1% से कम वॉलेटाइल रहा है। मतलब 25 में से अगर आप 8 निकाल देंगे तो 17 बार मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है जिस दिन मार्केट में बजट रखा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसको अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करता है, अपनी बाइंग निकालता है। तो असल बजट का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये मुझे लगता है, अब तक की मेरी समझ कहती है कि 7 दिन बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद जो है मार्केट असली रेस्पॉन्स अपना दिखाएगा, क्योंकि उस दिन तो मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, पक्की बात है। शनिवार को मार्केट ओपन करने का इनिशिएटिव सरकार की तरफ से इस दबाव को बताता है कि सरकार भी चाहती है कि वो अपने बजट में कुछ ऐसा प्रदर्शित करे कि जो पिछले 5 महीने से करेक्शन आते जा रहे हैं, नीचे नीचे बोल के बहुत नीचे जब तक मार्केट ले आया है, वो कहीं तो ऊपर की तरफ ग्रो करे। तो मार्केट को ग्रो करना सरकार भी चाह रही है, इसलिए सैटरडे को मार्केट ओपन करने का इनिशिएटिव ले रहे हैं। गोल्ड डिपेंड करेगा, अगर शेयर मार्केट राइज करता है तो गोल्ड की प्राइस डाउन आएंगी, अदरवाइज जब तक लोग डरे हुए हैं गोल्ड की प्राइस हाई रहेंगी। अर्बन कंजम्पशन स्लो है, ये अभी कुछ दिन पहले पीएनजी की रिपोर्ट है कि जो अर्बन कंज्यूमर हैं वो छोटे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बड़े प्रोडक्ट की जगह छोटा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उतना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कई तरीके के दबाव है इकोनॉमी पे, सरकार को भी, क्योंकि कम मेजोरिटी के साथ सरकार है, ये दिखाना है कि भाई हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे मार्केट हम पर बिलीव कर रहा है। तो अच्छे के लिए उम्मीद रखते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा मतलब
लगता है अच्छे कि के लिए मार्केट उम्मीद करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ राघव चतुर्वेदी जी ने कही है कि कॉन्ट्राडिक्टरी तीनों चीजें हो नहीं सकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है, रियलिटी यही है आज की तारीख में। इसका मतलब ये तो तय है कि हमारी अर्थव्यवस्था में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच मीना जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल प्रोफेसर साहब। जी जी जी, देखिए क्या है, अभी जो हम लोग चेंज देख रहे हैं वो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जैसे ही ट्रम्प आए और ट्रम्प है सेड है ना इमीडिएटली कि 100% टैरिफ हम ब्रिक्स पे लगा देंगे, और ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 6 कंट्री और जुड़ गई हैं, स्पेन को जोड़ लें तो टोटल 11 है। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या है कि अनसर्टेनिटी आई है, और दुनिया भर के बाजार है ना, 2-3 कंट्रीज को छोड़ दिया जाए वहां पर पॉजिटिव इंडिकेशन है, अदरवाइज हर जगह जो है ना बाजार डाउन है। उसका रीजन ये है, और बाजार डाउन है जब मैं कह रहा हूँ तब कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है व्यक्ति, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, या तो डॉलर की तरफ जा रहा है या गोल्ड में जा रहा है। तो अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने का जो तरीका या माध्यम है खासतौर पर ट्रम्प के आने के बाद वो गोल्ड बचता है। एक तो ये कारण है। और दूसरा सबसे बड़े कारण ये है कि जो LBMA है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, इसमें 4 हफ्ते का जो है ना वेटिंग है, और इस कारण से जो है ना ट्रेड एंड टैरिफ बढ़ने से, कभी कहते हैं कि मैक्सिको के ऊपर हम लोग जो है ना उसको गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेंगे, कभी कहते हैं कनाडा को जो है ना हम अपनी कॉलोनी बना देंगे, और ऐसी स्थिति में चाइना के साथ भी, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज को भी ये कह रहे हैं। तो मार्केट का जो डिमांड है ना वो मतलब जो इन्वेस्टर है उसको लग रहा है कि मेरे लिए सेफ जो साइड है वो गोल्ड है। इस वजह से गोल्ड की डिमांड हाई हुई। डिमांड होने से डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, और नतीजा क्या निकल रहा है कि उधर फिर वो डिमांड की तरफ, गोल्ड की तरफ जा रहा है। अब इसके ऊपर जो इंडिया कंसर्न में अगर बात करूं अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाद, तो गोल्ड को हम रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब जो है ना एक हम उसमें कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे कि प्लेटिनम है कि भाई 2% 3% तक ला रहे हैं। प्लस पिछले बजट में क्या हुआ था कि 15% से उसको घटा करके जो उसके ऊपर ड्यूटी थी वो 6% कर दी गोल्ड के ऊपर 2024 में। अब 6% से और नीचे करेंगे तो गवर्नमेंट की इनकम पर भी असर पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज मैं सहमत हूँ डीडी गर्ग साहब से, जो संगठन मंत्री है सराफा कमेटी के, जो कि सराफा कमेटी भी चाह रही है, और वो कंज्यूमर के हित में भी है, और सराफा व्यापार के भी हित में, और इकोनॉमी के भी हित में, कि अगर वो 3% का जो GST है, जो जैसे मान लो लेट्स से एग्जांपल कि अगर मैं 10,000 का सोना खरीदता हूं तो उस पर 300 रुपए जो है ना मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं GST के रूप में। उससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है, एक सराफा बाजार के लिए और एक कंज्यूमर साइड के। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको रिड्यूस कर दे ताकि इंटरेस्ट बढ़े कस्टमर्स का, और वो कंज्यूमर उधर जाए, और कस्टमर इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मार्केट में बूम आएगा। ये कारण हो सकते हैं। और सेकंड, जो हम लोग दुनिया के विश्व के सेकंड लार्जेस्ट कस्टमर हैं गोल्ड की टर्म, और ये जो मार्केट को बढ़ाने की बात है कि भाई मार्केट बढ़ाएंगे, मार्केट बढ़ाने के लिए शनिवार को दोनों ही मार्केट हमारे ओपन हो रही हैं, और इक्विटी मार्केट 9:15 से 3-3:30 बजे तक रहेगा, कमोडिटी मार्केट लगभग 5 बजे तक रहेगा। और अगर हम बात करें कि ये पहले भी कभी हुआ, ये सब कुछ हुआ है, 28 फरवरी 2015 को हुआ है, और ये तीसरा चांस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 फरवरी 2020 को हुआ है, और तीसरी बार हम लोग जो है ना अभी कमिंग 1 फरवरी 2025 को ये ओपन करने जा रहे हैं। तो मार्केट में ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो रिड्यूस करता है तो निश्चित रूप से मार्केट में अप होने की। और एक और बात, मार्केट अप कब होगा? इथेनॉल और बायोफ्यूल्स के लिए हम लोग जो है ना सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में, एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं हम लोग इथेनॉल और ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो उस इंडस्ट्री को बढ़ावा अगर मिलता है तो निश्चित रूप से उस मार्केट में बूम आने की संभावना है। डॉक्टर जी, तो बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं मार्केट को लेकर, खास करके पूरे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ हमें इस आम आदमी के लिहाज से इस चर्चा को ले जाना चाहिए। सुनील शाह जी, शेयर मार्केट जो है उसमें छोटे बड़े हर तबके के लोग अलग अलग स्केल पर इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब किसी का स्टेक कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, लेकिन एक आम आदमी भी सीधे शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो सुनील जी सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्या करे, क्योंकि शेयर मार्केट का बजट आते ही जो रिस्पॉन्स दिखता है कुछ
घंटों में या कुछ मिनट्स में, जिसको कहते हैं एक दिन 2 दिन के लिए, और जो स्थायी वो लंबा चले, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो सस्टेनेबल कैसे करे सरकार ऐसे प्रयास इस बजट में, जिससे कि शेयर मार्केट में सस्टेनेबल उछाल देखने को मिले एक तरह से? देखिए, अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें, लीव असाइड ये पिछले 3-4 महीने में हमने जो 14% करेक्शन देखा, 12-14%, तो हमने प्री आफ्टर पोस्ट कोविड 2020 के बाद लगातार हमने देखा शेयर बाजार में हमने वृद्धि देखी है, अब गया था, बिकॉज जो अंडरलाइन फंडामेंटल थे वो भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स जो है वो बढ़ रही थी, इसलिए कंपनी के भाव बढ़ रहे थे, कंपनी के भाव बढ़ रहे थे, इसके लिए बाजार भी ऊपर जा रहा। अब आप बोल रहे हैं सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल मैं यही मानता हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जब भी ग्रोथ को सपोर्ट करती है और जब आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है और उसका रिजल्ट में जो कॉर्पोरेट्स है, जो जिनका भी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, जब भी उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो अपने आप ये जो सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं मार्केट में आएगी कि आज जो 25 रुपए का शेयर है, क्योंकि 5 रुपया अर्निंग है, मैं ऐसे ही जस्ट नंबर थ्रो कर रहा हूं, कल को वो अर्निंग अगर 10 रुपया हो जाती है तो जाहिर है को 50 रुपया जाएगा कंपनी का शेयर। तो उस तरह से ये जो पॉलिसी बजट में यही लोग देखेंगे कि क्या है कि जो एक मिनट सॉरी, ये जरूरी है हमको देखना कि 3 चीजों पे गवर्नमेंट क्या करती है। पहली बात, जो कंजम्पशन पिछले कुछ महीनों से या 1 आध साल से हमने देखा कि कंजम्पशन में कुछ इश्यूज है, तो कंजम्पशन कैसे बढ़े। दूसरी बात जो है वो प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है, तो वो प्राइवेट कैपेक्स कैसे हो जाए, बढ़ाए। और तीसरा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। अगर ये 3 चीज को अगर हम फोकस करेंगे तो आई एम श्योर द फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री विल इम्प्रूव। और अगर मैक्रो आपके अच्छे और भी अच्छे होते जा रहे हैं तो जाहिर है कि माइक्रो आपके अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो सस्टेनेबल आप बोल रहे हैं कि अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, और कंपनी की अर्निंग तभी बढ़ेगी जब भी पॉलिसी होगी, डेवलपमेंट होगा, पब्लिक कैपेक्स जो होता रहा है, प्राइवेट कैपेक्स भी होगा, तो अपने आप ये सारी चीजें आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि बाजार में जो तेजी है वो सस्टेनेबल होगी, तभी तो जाके लोगों की वेल्थ क्रिएट होती है। और वो सस्टेनेबल नहीं होगी और ऊपर नीचे होगा तो वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं होती है। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो मेंटेन की है हमने पिछले लगातार 10 साल से देखा है, और ये हम ये मानते हैं कि आने वाले टाइम में भी प्रेडिक्टेबिलिटी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा एंड साथ में इन्फ्लेशन को भी देखा जाएगा, वो आरबीआई का मॉनेटरी। बट फिस्कल जहां तक सवाल है, फिस्कल में वही सारे कदम लेंगे जिससे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाएगा, और अल्टीमेटली इट विल ट्रिकल डाउन टू लास्ट मैन, जिसे कहेंगे ना, एक आम आदमी तक उसके बेनिफिट्स पहुंचेंगे। तो ये आई एम श्योर दे विल एड्रेस दैट एंड लेट्स वेट एंड वॉच एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये तीनों इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताई है सुनील शाह जी, मैं एपी शुक्ला जी के साथ उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। एक आपने कहा कंजम्पशन कम क्यों है, अर्निंग नहीं है इसलिए। दूसरा आपने कहा एक्सपोर्ट, और तीसरा सुनील शाह जी, तीसरा आपने क्या कहा था? प्राइवेट कैपेक्स। सेम अगेन तीनों चीजें जो है वो आम आदमी की पॉकेट से जुड़ी हुई है एपी शुक्ला जी। नहीं जी हाँ, जो सुनील शाह जी ने कहा है ये तीनों पॉइंट ये बहुत ही रिलेवेंट है। सबसे ये है कि आप कैपेक्स बढ़ा लेंगे लेकिन कंजम्पशन कहाँ होगा। कंजम्पशन होने के लिए, कंजम्पशन में जो भी कंपनियां बनाएंगी, जो भी उत्पाद बनता है उसका या तो एक्सपोर्ट हो, डिमांड हो, ग्लोबल डिमांड हो तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस हो। दूसरी कंट्रीज में जो बनते हैं अगर हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमारा लोकल डिमांड हो, अब लोकल डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे रिसोर्सेज और देखेंगे सैलरीज, जो फॉरेन और यहाँ का कंपैरिजन होता है हमेशा कि आप देखेंगे इंडिया में सैलरी बहुत कम है, ऊपर से महंगाई, इन्फ्लेशन, आप देखें सारे चैनल या सब होते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, तो लोगों के हाथ में पैसे बचने चाहिए तभी तो बाइंग कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी। तो अगर उनकी आप प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे और कंजम्पशन नहीं होगा, लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्शन हो गया
कंजम्पशन होगा तभी अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी। एक्सपोर्ट होना स्वाभाविक है, अगर हम कॉम्पिटिटिव हैं और हमारा क्वालिटी अच्छा है तभी एक्सपोर्ट पॉसिबल है। और गवर्नमेंट सपोर्टिव होना चाहिए कि उस पे टैक्स वगैरह जो है, जैसे डॉलर में आता है तो गवर्नमेंट भी खुश होती है, पर उसमें प्राइसिंग और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए। लेकिन लोकल में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ये है कि लोगों के जेब में पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए, तो वो सरकार को करना है जो इस बजट में लोगों का है। अब हमने थोड़ी देर पहले गोल्ड की जो बात की है, अभी गोल्ड की जो बाइंग है, इंटरनेशनल हो या लोकल हो, यहाँ पे ये जो छोटे डिमांड या छोटे लोग जो शादियों में, इनकी वजह से ये प्राइसिंग बढ़ नहीं रही है। इसमें कॉर्पोरेट बाइंग है और कंट्री की बाइंग है। आपने अभी थोड़े समय पहले पढ़ा होगा कि करीब 78 या 79,000 के आसपास आरबीआई ने गोल्ड खरीदा। अगर गवर्नमेंट खुद 80,000 में गोल्ड खरीद रही है तो ये पब्लिक में मैसेज जाता है कि यहां से भी अभी गोल्ड की प्राइजेस और ऊपर जानी है। वो गोल्ड गवर्नमेंट क्यों खरीदती है कि हमारी इकोनॉमी अभी जो है, जो 6 महीने 1 साल पहले थी वो नहीं है। हमारा फॉरेक्स से आया है, एफआईएस की कंटिन्यूअस सेलिंग है, तो हमारा फॉरेक्स का आउटफ्लो हो रहा है। तो वो सब चीजों को बैलेंस करने के लिए आरबीआई गोल्ड की खरीद कर रही है। तो एक मेजर ये है, चाइना बड़ा बायर है, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं अपना डॉलर के सामने हेज करने के लिए वो गोल्ड खरीद रही है। उसका एक बड़ा रीजन है कि गोल्ड के प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। अपने लोकल परचेज से इतना नहीं गोल्ड का फर्क पड़ता है, 1,000-2,000 का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कुछ दिनों में 5,000 10,000 बढ़ जावे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको 10,000 बढ़ा सके अनलेस की पूरी ग्लोबल डिमांड नहीं हो। जी, तो कुल मिला के बात सारी वहीं पर आती है कि इकोनॉमी को रनिंग उसमें लाने के लिए मतलब आम आदमी की पॉकेट में इजाफा होना चाहिए। इंडस्ट्रीज तभी आगे बढ़ेंगी जब एक्सपोर्ट होगा, कंजम्पशन आपके देश में है और विदेश में है, दोनों तरफ। शेयर मार्केट पर भी उसका सीधा सीधा संबंध है। सराफा बाजार का जहां तक संबंध है डीडी गर्ग जी, बात सिर्फ सोने की कीमतों तक है या इससे आगे जो है वो सरकार से आपकी जो उम्मीदें हैं उसमें और क्या क्या चीजें शामिल हैं जिसका इस बार बजट में सरकार ध्यान रखे? एक तो आपने कहा कि ये 3% से जो है वो 1%, 1.5% तक आ जाना चाहिए सोने पर जीएसटी, गोल्ड पर, लेकिन इसके अलावा गोल्ड में इसके अलावा तो क्या, गोल्ड में तो वैसे भी मतलब सदाबहार होता है। गोल्ड क्या है कि देश की उसका भी वो होता है, जैसे कि बताया कि मतलब अपने डॉलर के उसके अगेंस्ट में भी गोल्ड हर रिजर्व बैंक को रखना पड़ता है, मतलब अपनी करेंसी के अगेंस्ट में जो अपन कहते हैं। तो मतलब गोल्ड तो वैसे है ही ना उसके लिए। तो बाकी जो लोकल मार्केट में जो रुझान बढ़ाने के लिए 1% अगर कर देती है उसको जीएसटी को, तो उससे आम आदमी के लिए थोड़ी राहत हो जाती है, उसका रुझान बढ़ जाता है। जी जी जी। इसके अलावा आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? पूरे मार्केट की बात करें गोल्ड में इस जीएस टैक्स के अलावा सरकार से तो बाकी इसके अलावा भी तो अभी इस बजट हाँ, बजट में तो हमने यही उम्मीद की है फिलहाल, यही किया है। ठीक है, ठीक है। यानी कि ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उससे अच्छा है आप एक फोकस सब्जेक्ट पे क्लियर होते हैं तो सरकार को भी ठीक है, क्लैरिटी है कि हाँ ठीक है, सराफा मार्केट की एक मांग है जिस पर हमें ध्यान देना है। शेयर मार्केट को किस तरह से, शेयर मार्केट को लेकर तो जैसा शाह साहब ने कहा, एपी शुक्ला जी ने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर पुश नहीं मिलेगा, उनको अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, उनकी अगर इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो कैसे कंपनीज। लेकिन अगर हम इसके बाद ये जो 3 चीजें हैं, शेयर मार्केट और सर्राफा व्यापार, इनका बेरोजगारी और इनका रोजगार, इनसे कितना सीधा डायरेक्ट संबंध है धीरेश कुलश्रेष्ठ जी? जी जी, देखिए क्या है, जैसा कि मैं सभी विद्वान अपने साथियों को सुन रहा था, इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है मैम कि बचत जब होती है तो एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी इनकम का वो पार्ट जिसमें कंजम्पशन निकालते हैं तो जो हमारे पास बचता है वो बचत है। अब ड्यू टू द हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन है ना, महंगाई होने से 6.5% का हमारा ग्रोथ रेट है, 5.2% हमारे यहाँ जो है ना इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन फूड आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा है,
तो ऐसी स्थिति में क्या है कि व्यक्ति तब जाता है, मान लो सोना खरीदने आम आदमी, चूंकि मैं आपका प्रश्न जो है ना आम आदमी से जुड़ा हुआ है डॉक्टर मीना जी, तो मैं उसी से संबंधित बात कर रहा हूँ कि उसकी इनकम का बहुत सा पार्ट वो अपनी दैनिक चीजों को कंप्लीट करने में लग जाता है। यानी कि जो मान के चलिए गेहूं पहले 20 रुपए किलो आता था या 18 रुपए किलो था, आज वो 30-32 मतलब मिल रहा है, तो वो इनकम तो उसकी उतनी ही है, इनकम बढ़ी लेकिन उस रेशियो से नहीं बढ़ी, उस रेशियो से इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगर मैं लेमैन की तरह समझाने की कोशिश करूं न्यूज़ 24 के दर्शकों को, तो उसकी जो उसके हाथ में कंजम्पशन के बाद बच रहा है, यानी कि मैं बात यहाँ कर रहा हूँ डिस्पोजेबल इनकम की, वो उसके पास कम है। अब जब बचत है नहीं, डिस्पोजेबल इनकम की जो है ना उसकी संभावना नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सेविंग की तरफ जा नहीं पा रहा है, पैसे हैं ही नहीं मैम, मतलब उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर कम है। और जब परचेजिंग पावर है तो वो कहाँ जा रहा है, पहले तो वो अपने मूलभूत सुविधाओं पे, फिर वो हेल्थ पे लगा रहा है, फिर वो शिक्षा पे लगा रहा है, तो सब कुछ पे तो पैसा लग रहा है, जो कुछ बचता है वो टैक्स में चला जाता है। इन दिस सिचुएशन हो क्या रहा है, वो गोल्ड पे तो बहुत कम लोग जा पा रहे हैं, या तो उनके पास कहीं से मतलब इनकम के अलावा कुछ और सोर्स ऑफ इनकम है, या उनके पास कोई ब्लैक मनी वाला मामला है, मतलब कहीं से वो टैक्स अवॉइड करके ले रहे हैं, तब वो जाकर के कहीं गोल्ड की तरफ जा पा रहे हैं, या उनका कोई ध्येय हो, लाइक जैसे कि मैरिज फंक्शन है या कोई और रीजन है कि भाई उसने फिक्स करके रखा है कि भाई 20 साल बाद मुझे 25 साल बाद बेटी की या बेटे की शादी करनी है और इतना फंड मेरे पास है, मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि वो एक सामाजिक रीत रिवाज परंपरा से सोशल एंड कल्चरल इश्यूज है। तो ये रीजन है। केवल अगर मार्केट में बढ़त की बात की जाए तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, सरकार इसको बूम दे सकती है, और वो कैसे दे सकती है, एक तो जीएसटी को रिड्यूस करके दे सकती है, यह सब कुछ दे सकती है, और सरकार को कम से कम जो उसकी जो ड्यूटी है, हालांकि ड्यूटी के कम होने के चांसेस नहीं है। एक और चीज मार्केट से रिलेटेड, चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, मार्केट में क्या है, कैपिटल गेन टैक्स जो है ना सबसे बड़ा इश्यू बन गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म में क्या किया है इन्होंने, 20% कर दिया है। 20% शॉर्ट टर्म होता कितनी अवधि के लिए, वो 12 महीने के लिए होता है, यानी कि 12 महीने तक अगर मान लो कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो आकर के बूम करके अग्रेसिव फंड में लगाता है और वो निकालना चाहता है उससे पहले, तो उसको 20% गेन टैक्स देना होगा। तो ये सिचुएशन से कम उसको रिड्यूस किया जाए अगर मार्केट में बूम लाना है। और लॉन्ग टर्म में इन्होंने क्या किया है, 12 से 12.5% कर दिया है। तो ये जो 12-12.5% का जो वो है उसको अगर रिड्यूस कर दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शॉर्ट टर्म वाली जो बात आपने कही है, मैं सुनील शाह जी और एपी शुक्ला जी के पास जाऊंगी इसको लेकर, लेकिन राघव और इंद्रजीत सिंह जी, राघव जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले इंद्रजीत सिंह जी, सवाल ये है कि बजट से पहले शेयर मार्केट से जो इर्द गिर्द लोग हैं मुंबई में, स्पेशली गढ़ जो है शेयर मार्केट का वो तो मुंबई है, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, मार्केट में कितना इजाफा होने की उम्मीदें, किस तरह के डिस्कशन चल रहे हैं? देखिए, कोविड के बाद से मार्केट में बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर जुड़े, जो यंग बच्चे थे वो जुड़े, लेकिन पिछले कुछ 5-6 महीनों का अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा मार्केट में गंवाया है। तो लोगों को उम्मीद है कि कोई ऐसी बजट आए कि मार्केट फिर से चढ़े, जो उनकी पूंजी है फिर से बढ़े। ये उम्मीदें हैं, उसमें कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के बारे में जरूर लोग सोच रहे हैं, लेकिन लोगों का ओवरऑल व्यू यही है कि इस तरह का बजट आए जिससे कि मार्केट चले, जबकि मार्केट सिर्फ अपने जो देश के हालात है उस पर ही निर्भर नहीं करता। आजकल ग्लोबली मार्केट जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल। एक बात और ऐड कर लूं मीना जी, इंद्रजीत जी की आवाज इसमें अभी चली गई है टेक्निकल रीजन से, कि अगर ये सारा का सारा मसला घूम के मैम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे आ रहा है, जैसे गर्ग साहब भी जीएसटी की बात कर रहे हैं, मैं भी कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि टैक्स रिफॉर्म अब ये समय आ गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कि माननीय निर्मला सीतारमन जी को ये समझना पड़ेगा इस वक्त कि टैक्स रिफॉर्म्स नहीं हुए तो दिक्कतें होंगी, खासतौर पे जीएसटी हर जगह लगना उचित नहीं है और वो हितकर नहीं है। तो ये मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसकी तरफ आपने संकेत किया, शॉर्ट टर्म वाले जो हैं राघव चतुर्वेदी जी, दरअसल संख्या तो उनकी ज्यादा है,
क्योंकि आम आदमी कुछ पैसा लगाकर कुछ पैसा जल्दी उसको गेन हो, वो अपनी एनुअल प्लानिंग जो करता है उसमें उसको कुछ इजाफा हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने वाले तो इस देश में अभी भी कम हैं जिनके पास ऐसा बजट हो, सीमित संख्या हो सकती है वो। राघव जी, इस पर वाकई में आपके भी पास जो इतने लोग आते होंगे, आपके क्लाइंट्स वगैरह भी, तो ये शॉर्ट टर्म पर जो टैक्स का जो परसेंटेज है ये कम हो, 20% से ये स्केल कितना तक आना चाहिए और सरकार के लिए पॉसिबल है? जी मैम, एक बहुत बड़ा इशू रहा। अभी डेडलाइंस भी बढ़ी थी, 31 दिसंबर के बाद 15 दिन बढ़ाई गई थी। एक कोर्ट की जजमेंट की वजह से हुआ ये था कि इस बार कई लोगों को नोटिस आया। आज से पहले होता ये था कि अगर कोई व्यक्ति मार्केट में एंटर कर रहा है और 1 साल से पहले अपना शेयर बेच रहा है, उस पर अगर उसको कोई गेन हो रहा है तो एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, 87A की रिबेट होती है, तब तक उसको सेट ऑफ कर दिया जाता था। यानी अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं कि अगर मैं एक व्यक्ति हूं जो कोई और काम नहीं करता, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सपोज 2 लाख रुपए गिफ्ट किए, मैं उन 2 लाख रुपए से शेयर की ट्रेड करता हूं और मैंने एक ट्रेड ली जिसमें मुझे 20,000 रुपए का मुनाफा हुआ। इसके अलावा मेरी साल भर में कोई आय नहीं हुई, मैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट हूं अपनी फैमिली पे। आज से पहले ये होता था कि भाई 20,000 रुपए मात्र की आय जो है उसको 87A की रिबेट जो थी, 2.5 लाख रुपए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वहां तक टैक्स उससे नहीं लिया जाता था। लेकिन इस बार पहली बार सरकार ने क्या किया कि अगर मेरी पूरे साल में इनकम ही 20,000 रुपए है, उसके बावजूद मुझे उस पर 20% टैक्स यानी 4,000 रुपए के लिए मुझे मेरे पास नोटिसेज आए, मेरे रिटर्न जो है वो डिफॉल्ट में डाल दिए गए। तो बात सिर्फ 20% टैक्स की नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने गलत किया है, क्योंकि रूल्स हमेशा से ही ऐसा कहते थे, लेकिन इन रूल्स को इस तरीके से अप्लाई नहीं करती थी गवर्नमेंट। पहली बार उन्होंने ऐसा अप्लाई करना शुरू किया, जिससे खलबली रही मार्केट में, इसके खिलाफ रिट्स भी लगी, गवर्नमेंट ने भी ये मौका दिया और अभी भी वो हाई कोर्ट में जो है मामला लंबित है। तो पहली चीज तो ये रही। दूसरी चीज जो आपने कहा कि भाई लोग कम कम समय के लिए मार्केट में आना चाहते हैं या आते हैं, जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि भाई पोस्ट कोविड जो है मेजोरिटी ऑफ यंगस्टर्स जो है, मार्केट ऐसा लगने लगा कि भाई आज 100 रुपए लगाए, कल खोल के देखा 102 रुपए, परसों खोल के देखा 104 रुपए, फिर 107 रुपए। उनको जब झटका लगने लगा तब मार्केट में हलचल आने लगी। तो पहली चीज और बेस सिद्धांत यह है कि उन लोगों को घबराने की जरूरत ही नहीं है जो मार्केट को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं। आज मैं पैसा लगाता हूं, मुझे रोज रोज चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरा जो गोल है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद है। तो वो पक्की बात है कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाना है। वो आज नीचे जा रहा है, कल ऊपर आ रहा है, परसों नीचे जा रहा है, इससे मुझे चिंतित होने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, जो ट्रेडर हैं, उन ट्रेडरों के लिए तो ये बहुत अच्छा मार्केट है। वॉलेटाइल मार्केट एक बहुत अच्छा मार्केट है उन लोगों के लिए जो ट्रेड करते हैं। भाई ट्रेड सिर्फ पॉजिटिव साइड पे तो होता नहीं है कि मुझे लगे कि भाई अच्छा भाव होगा तभी ट्रेड करूं। मुझे पता है कि मार्केट में कल गिरने वाला है और मैं अगर गिरने की संभावना पर पैसा लगाता हूं तो भी मुझे पैसा मिलेगा। तो कहने का आशय यह है कि वॉलेटाइल मार्केट इकोनॉमी के लिए हो सकता है खराब हो, लेकिन ट्रेडर के लिए खराब नहीं है अगर आपके पास उतनी समझ है। परेशानी यही है कि हमारे देश में समझ कम और भेड़ चाल ज्यादा है। FIIs जहां बाइंग निकाल देते हैं, म्यूचुअल फंड जहां बाइंग कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और जब FIIs ने पैसे बाहर निकालना शुरू किया, उसके काफी समय बाद तक जो लोग SIP कर रहे थे उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। और परसों का फिगर है कि आज की सिचुएशन में 100 अगर नए SIP अकाउंट खुल रहे हैं तो उसमें से 96 लोग, 96 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मना कर दिया है कि भाई अभी मार्केट हमें अच्छा नहीं लग रहा, इतनी हमारी सेविंग नहीं है, हमारी SIPs को रोक दिया जाए। तो ये भी एक अलग सा एंगल है पूरे ओवरऑल मार्केट का। मैं सिर्फ आखिरी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने से रोजगार से जोड़ा, एक्सपोर्ट की इसमें बात हुई कि हम कंपेटेबल रहें। जब आप अपनी देश की मेजोरिटी इनकम से ये कहें कि भाई आप घर बैठिए, चिंता मत कीजिए, 2100 रुपए इस योजना के, 2200 रुपए लाडली बहना के, ये आपको पहुंच जाएंगे, तब ना तो वो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है, ना वो काम करना जानता है। और ऐसी लेबर को जब आप फैक्ट्री में लगाएंगे, वो कंपेटेबल किसी कीमत पर प्रोडक्ट नहीं बना सकती जो एक्सपोर्ट हो सके। तो चीजों को हमेशा नंबर से इन्फ्लेट करने की बजाय अगर हम समस्या की गहराई में जाएंगे तो मेरे को लगता है कि इसका कोई हल नहीं हो सकता। जी, वो एक एकदम अलग एस्पेक्ट है सब्सिडी का, जिस पर हमने कल बहुत डिटेल डिस्कशन किया भी था कि दरअसल सब्सिडी एक अलग फैक्टर है। सब्सिडी सरकार दे तो परेशानी, नहीं दे तो परेशानी, आम गरीब निचले तबके को BPL जो है उनको पैसा दे तो परेशानी, नहीं दे तो परेशानी, ये एक अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में हम जहां से पूरा मार्केट ड्राइव होता है, मुंबई का शेयर मार्केट, जहां से पूरे का पूरा ये शेयर मार्केट और जो सराफा बाजार है वो एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए भी हैं। सुनील शाह जी, बहुत संक्षेप में मैं आपके और AP शुक्ला जी के पास आऊंगी, दोनों के आखिरी टिप्पणी आप लोगों की
कि शेयर मार्केट को इस वक्त बजट से पहले किस तरह का एक्साइटमेंट है? देखिए, पहली बात मैं जरा सा आगे की जो चर्चा हो रही थी उसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टैक्सेस की बात हुई है, वो लास्ट टाइम इसलिए उसमें ट्वीक किया गया कि हर एक एसेट क्लास में अलग अलग था। तो ये दिस वाज एन एक्सरसाइज टुवर्ड्स रैशनलाइजिंग टैक्स रेट्स अक्रॉस द एसेट क्लास। यानी आप एक एसेट क्लास को फेवरेबल टैक्सेशन दोगे, दूसरे को नहीं दोगे, तो वो हटाने के लिए उन्होंने 12.5 और 20% पे आया है। वैसी एक आर्ग्यूमेंट है, मैं यहाँ पे सही है गलत है मैं नहीं जानता। दूसरी चीज आपने बताया कि अब आने वाले बजट, तो मैं मानता हूं कि आने वाले बजट में अगर कोई भी चीज में अगर स्टेटस को रहता है यहाँ पे, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा बाजार के लिए। हाँ, अगर थोड़ा सा टैक्सेशन में बेनिफिट, यानी आम आदमी को जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कुछ बेनिफिट के लिए अगर आईटी रेट्स में कुछ, यानी आईटी वो जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाया जाए तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इफ देयर इज नो चेंज, दैट विल बी अ वेरी वेलकम थिंग फॉर द मार्केट। थैंक यू जी। एपी शुक्ला जी बहुत संक्षेप में। जी, अभी यहाँ की जो हमारे शेयर बाजार की जो हमारी डिमांड रही है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में कई विद्वानों ने चर्चा की है। यहाँ पे उसके पहले एक हमारे यहाँ जब लॉन्ग टर्म टैक्स 0 था, तब चिदम्बरम साहब के टाइम में एसटीटी लगाई, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हर ट्रांजैक्शन पे लगता है, डिलीवरी हो या ट्रेडिंग हो। उस समय लॉन्ग टर्म नहीं था तो उसके एवज में ये लगाया गया था। अभी वो भी लगता है, प्लस लॉन्ग टर्म टैक्स लगा दिया और शॉर्ट टर्म पे बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे दोनों टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ पे एफएमजी आई हुई थी मार्केट में, सारे ब्रोकरों ने मिलके एक ही कहा था कि भाई डबल टैक्सेशन आप बोलती हैं नहीं होना चाहिए, सरकार भी बोलती है डबल नहीं होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपने लगाया सही बात है, लेकिन जो एसटीटी आप लगा रही थी, जो बहुत पहले लगाया था, उसका कहीं एग्जम्पशन नहीं मिलता है, उसको हम रिबेट नहीं ले सकते हैं, वो आप हटा दीजिए। वो कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, करीब 50-55 हजार करोड़ का है सालाना, उसको आप निकाल दीजिए। दूसरा, सभी लोगों की डिमांड थी जो डिविडेंड पे टैक्स लगता है, वो हटाने की बात है। जैसे सुनील जी ने कहा कि भाई अगर स्टेटस को रखेंगे तो भी अच्छी बात है, वो तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो वो सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो डबल टैक्स है, इसमें से अगर एक भी उन्होंने जैसे लॉन्ग टर्म उन्होंने टैक्स बढ़ाया था, अगर वो कम करते हैं, या शॉर्ट टर्म वाला कम करते हैं, प्लस एसटीटी को अगर वो निकाल देते हैं, तो मार्केट में बहुत बड़ी बूम आ जाएगी। जो जरूरत है इस समय इकोनॉमी की, अपने जैसे ही मार्केट में वोलेटाइल होता है, ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट को ऐसे ही बहुत सारे टैक्सेस आ जाते हैं, तो ये जरूरी है कि वो किया जाए। दूसरा जो है पर्सनल टैक्सेस में, वो लोगों को जो है 2.5 लाख वाला उसको बढ़ाया, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो बहुत साल से वही चल रहा है, जो बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है कि चाहे मार्केट शेयर का हो, चाहे सोने का हो, चाहे गोल्ड की कीमतों का डिस्कशन हो, चाहे इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट की बात हो, कंजप्शन की बात हो, सारी बात जो टिकी हुई है वो सारा टिका हुआ है आम आदमी के इर्द गिर्द, उसके पॉकेट और उसके इनकम टैक्स के इर्द गिर्द। तो टैक्सेस को लेकर निर्मला सीतारमण इस बार क्या कुछ करती है, उसी से मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। किस तरह से करेगा ये निर्मला सीतारमण के बजट के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर सभी को इंतजार है कि इस बार कुछ ऐसा जरूर हो जिससे कि देश की इकोनॉमी में एक ठहराव भी आए और एक बूम की तरफ वो बढ़ती भी नजर आए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।